इसराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष ने इस महीने मई में आक्रामक रूप लिया। हूती लड़ाकों ने जहां इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया, तो वहीं इसराइल ने भी यमन की राजधानी सना में जोरदार एयर स्ट्राइक की, जिसमें सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तबाह हो गया। इसी बीच अंसारुल्लाह यानी हूती विद्रोहियों ने इसराइल के हाइफा बंदरगाह को तबाह करने की कसम खा ली है। अंसारुल्लाह ने इसे नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकाबंदी कहा है। बीती 19 मई को हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारी ने नौसैनिक नाकाबंदी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हाइफा बंदरगाह को अब उनके लक्ष्य की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी कि जो जहाज इस बंदरगाह पर तैनात हैं या फिर वहां जा रहे हैं, तो उन्हें अब सैन्य लक्ष्य माना जाएगा। हूती विद्रोही हाइफा पोर्ट को निशाना बना देते हैं, तो इससे इसराइल को न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी बड़ा झटका लगेगा। हाइफा पोर्ट इसराइल के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, जिसके जरिए इसराइल की तमाम जरूरतों का सामान उस तक पहुंचता है। ऐसे में यह हमला इसराइल को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचा सकता है। जानकार मानते हैं कि हाइफा इसराइल का एक बड़ा बंदरगाह है और इस पर हमला या नाकाबंदी वैश्विक शिपिंग और व्यापार पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। हूती विद्रोहियों ने पहले भी लाल सागर इलाके में जहाजों पर हमले किए हैं, जिससे वैश्विक शिपिंग मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हुआ है और इससे कई देशों को नुकसान उठाना पड़ा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि हूती विद्रोही उन जहाजों को भी निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं जो हाइफा के लिए व्यापार करते हैं, खास तौर पर उन जहाजों को जो लाल सागर या अदन की खाड़ी से होकर गुजरते हैं। ये वो क्षेत्र है जहां हूती विद्रोहियों के पास पहले से ही हमले करने की बेशुमार ताकत है और उन्होंने हाल के महीनों में कई जहाजों को निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि उन्होंने अब तक जितनी भी सैन्य कार्रवाई इसराइल पर की है या आगे करेंगे, वो फिलिस्तीन के समर्थन में है। इसराइल ने भी हूती नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है। इसराइली अधिकारियों का कहना है कि यदि मिसाइल हमले जारी रहे तो उनका भी अंजाम हमास की तरह होगा। बहरहाल देखना यह होगा कि इसराइल और हूती विद्रोहियों के बीच का संघर्ष किस ओर रुख करता है। इसराइल पर एक बार फिर मिसाइलों की बरसात हो गई है। 22 मई को यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, तो पूरे क्षेत्र में सिर्फ सुनाई दे रही थी सायरन की आवाजें। हूतियों की ओर से इसराइल पर इन हमलों में इजाफा किया जा रहा है, क्योंकि इस गुट ने साफ कहा है कि आने वाले समय में इसराइल का ऐसा कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं रहने वाला जहां पर हूती की मिसाइल ना पहुंच पाए। इसे लेकर इसराइल पहले से ही अलर्ट भी है, लेकिन इससे पहले इस अलर्ट की पोल 4 मई को हूती हमलों में तब खुल गई जब हूतियों की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भीषण तबाही मचाई थी। वो तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हुई और हूतियों को लेकर एक बार फिर से इसराइल की चिंता जगजाहिर हो गई। हालांकि 22 मई को हूती हमले पर आईडीएफ का बड़ा दावा है कि हाईटेक एरो 3 डिफेंस सिस्टम से इस हमले को नाकाम कर दिया गया, लेकिन इंटरसेप्शन से पहले हूती मिसाइल ने इसराइल में भारी अफरा तफरी मचा दी। सेंट्रल इसराइल, तेल अवीव और दूसरे इलाकों में एयर रेड सायरन गूंज उठे। प्रतिष्ठित न्यूज वाइनेट के मुताबिक हूती मिसाइल हमले के कारण 10 लाख से अधिक इस्राएली नागरिकों को सुरक्षित शेल्टरों की ओर भागना पड़ा। इस्राएली सेना ने नागरिकों से अनुरोध भी किया कि वे होम फ्रंट कमांड के सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। हूती मिसाइल अलर्ट के चलते बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया। दरअसल गुरुवार की सुबह रेड अलर्ट जारी हुआ। दक्षिण इसराइल के इलाकों में सायरन बज उठे। यमन से हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागना शुरू किया और निशाने पर संभावित तौर पर सैन्य ठिकाने लिए, तो इससे इसराइल के कई शहरों में सायरन गूंज उठे। आईडीएफ ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में हमने अपनी सबसे आधुनिक सुरक्षा प्रणाली एरो 3 को सक्रिय किया। इस सिस्टम ने मिसाइल को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि यह हमला किसी बड़े नुकसान की योजना के तहत किया गया था। हूती विद्रोही गाजा में हो रहे संघर्ष को लेकर इसराइल पर लगातार निशाना साध रहे हैं।
पिछले कुछ हफ्तों में यह तीसरा सबसे बड़ा हमला है। हालांकि इस बार इसराइल ने दावा किया कि एरो 3 डिफेंस सिस्टम सुरक्षा दीवार की तरह पूरी तरह तैयार थी। इसराइली सुरक्षा बलों की ओर से कहा गया, हमारी डिफेंस सिस्टम किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। एरो 3 हमारी सुरक्षा की बाहरी परत है और यह हमले को अंतरिक्ष में ही खत्म कर देता है। इसराइल गाजा संघर्ष अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर चुका है। यमन से मिसाइलें दागी जा रही हैं और जवाब भी उतना ही तीखा है। अब देखना यह दिलचस्प हो जाता है कि आखिरकार अकेला पड़ा इसराइल और कितना दूर तक इस टकराव को लेकर जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका हूतियों के साथ सीज फायर का ऐलान कर चुका है। इसमें इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं था कि हूती इसराइल पर भी हमले रोकेंगे। इससे उसी वक्त यह साफ हो गया था कि इसराइल पर हूती हमलों में वृद्धि देखी जा सकती है और कुछ ऐसा ही हो रहा है। लाल सागर में भी हूती लगातार इसराइली जहाजों को, युद्धपोतों को निशाना बना रहे हैं, जिसके बाद अब वे इसराइल के प्रमुख हवाई अड्डों को अपने निशाने पर ले रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। गाजा पर इजराइल का तांडव जारी है। हवा के साथ साथ इजरायली सेना जमीन पर भी हमले कर रही है, जिसकी वजह से गाजा में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बल्कि गाजा में हर तरफ तबाही नजर आ रही है। खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, जिसकी वजह से अब गाजा में हाहाकार मचा हुआ है। खबर तो ये भी है कि भूखमरी की वजह से गाजा में अकाल पड़ता जा रहा है और भूख से भी लोगों की जान जाने का खतरा मंडराने लगा है, जिसके बाद से ही इजराइल पर मुस्लिम देशों के साथ साथ यूएन और उसके मित्र देश भी उस पर दबाव बना रहे हैं कि गाजा पर हमले बंद हो और खाद्य सामग्री के लिए रास्ता पूरी तरह से खोला जाए, ताकि लोगों को भूखमरी से मरने से बचाया जा सके। इसी बीच इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का चौंकाने वाला बयान भी सामने आया, जिससे कहीं न कहीं पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली होगी। खबर यह है कि नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो हमास संग अस्थायी युद्ध विराम को तैयार है, अगर बंधकों की रिहाई संभव हो। माना यह जा रहा है कि इजरायली पीएम का यह बयान गाजा में फिर से शुरू हुए सैन्य हमले और मानवीय संकट को लेकर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच दिया गया है। नेतन्याहू ने कहा कि अभी भी 20 से ज्यादा बंधक जिंदा माने जा रहे हैं। बंधकों को छुड़ाने के लिए अस्थायी संघर्ष विराम संभव है, लेकिन इजरायली सेना का उद्देश्य पूरे गाजा पर नियंत्रण हासिल करना है। हैरानी की बात तो यह है कि नेतन्याहू के बयान से कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के जेनिन में विदेशी राजनयिकों के प्रतिनिधि मंडल पर गोलियां चला दी थी, जिससे नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो गया था। दरअसल कुछ विदेशी राजनयिक वहां गए थे ताकि वे देख सकें कि इजरायली सैन्य कार्रवाई से वहां क्या तबाही हुई है, लेकिन उस क्षेत्र को इजरायली सेना ने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया हुआ था। सेना का कहना है उस प्रतिनिधि मंडल ने अनुमति वाले मार्ग से हटकर एक संवेदनशील जोन में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद इजरायली सैनिकों ने गोलियां चलाई। सेना का दावा है कि चेतावनी के लिए थी, ताकि प्रतिनिधि मंडल उस इलाके से हट जाए। हालांकि इस फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन इस घटना को लेकर कई देशों और यूरोपीय संघ ने कड़ी आपत्ति जताई है। इजरायल से जांच की मांग भी की गई है। आपको बता दें, गाजा में हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। हाल ही में हुए हमलों में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक हफ्ते का नवजात भी शामिल है। मानवीय संगठनों का कहना है कि हाल ही में खोले गए केरम शलोम क्रॉसिंग से जो मदद पहुंची है वो नहीं के बराबर है। यूएन के प्रवक्ता ने बताया कि सुरक्षा कारणों से अधिकांश मदद अभी भी वितरण केंद्र से बाहर नहीं पहुंच सकी है। वहीं गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नामक एक अमेरिकी समर्थित संस्था जल्द ही 300 मिलियन भोजन वितरित करने का दावा कर रही है, लेकिन यूएन और अन्य प्रमुख एजेंसियों ने इससे दूरी बना ली है। जानकारी के मुताबिक इजरायली हमले अब फिर से गाजा के हर कोने में शुरू हो चुके हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 मार्च के बाद से अब तक 3509 और कुल 53,655 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायल गाजा पर हमलों के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराता है, जिसने इजरायल में 7 अक्टूबर 2023 को एक बड़ा हमला करते हुए 1200 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी और 250 से ज्यादा को बंधक बना लिया था।
लेकिन अब जिस तरीके से इजरायली पीएम ने बयान दिया है और हमास के सामने शर्तें रखी हैं, उस पर अब सब कुछ टिका हुआ है। ऐसे में देखना होगा हमास इन शर्तों को मानता है या फिर नहीं।